हेलो एवरीवन। आज हम 6 मार्कर एंड 4 मार्कर क्वेश्चन का वर्क करेंगे फ्रॉम द चैप्टर न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। या तो आप इसे न्यू सेंटर्स ऑफ पावर कह सकते हैं, कंटेम्परेरी सेंटर्स ऑफ पावर कह सकते हैं, या अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर कह सकते हैं। इन चैप्टर के अंदर से यानी पर्टिकुलरली इस चैप्टर से न्यू सेंटर ऑफ पावर जो आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हम लोग इस चीज को जानेंगे कि इसमें से 6 मार्कर और 4 मार्कर के कैसे कैसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाईलाइट द बेनिफिट ऑफ हैविंग एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? एक अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या होता है? जो इंटरनेशनल इश्यूज पर, इंटरनेशनल लेवल्स पर काम करता है। दैट ऑर्गेनाइजेशन यानी एक ग्रुप ऑफ कंट्री विच वर्क्स ऑन इंटरनेशनल लेवल ओवर द इंटरनेशनल प्रॉब्लम, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। सो व्हाई डू वी नीड देम? वी नीड देम टू प्रमोट पीस। शांति को आगे बढ़ाने के लिए या शांति को प्रमोट करने के लिए हमें एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे संगठन की जरूरत पड़ती है, ताकि देशों के अंदर इंटरनेशनल पीस बनी रहे। एनकरेज कॉपरेशन, दो से ज्यादा देश जब आपस में कॉपरेट कर चलेंगे, जैसे कि WHO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब आपको पता है कोविड फैला था, तो WHO जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड लेवल पर हेल्थ पैरामीटर्स को इम्प्रूव करने के लिए या चीजों को ठीक करने के लिए हेल्प करी थी। तो ये आपस में कॉपरेट करवाता है एक देश को दूसरे देश के साथ। हेल्प इन क्राइसिस मैनेजमेंट, जस्ट इन केस किसी देश के अंदर या अलग अलग जगहों पर कोई क्राइसिस हो गया, यहाँ पर आप कोविड भी ले सकते हैं, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, जैसे लिखा ना पेंडेमिक हो गया, और डिजास्टर्स हो गए, कोई और कॉन्फ्लिक्ट हो गए, उसमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोऑपरेशन हमें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग, सो बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बातचीत के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। वहां पर इकट्ठे होकर लोग बैठकर बातचीत कर सकते हैं, बातचीत को बढ़ावा दे सकते हैं। दैट्स वाई वी नीड अ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि UNO हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो गया, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इन इमरजेंसी फंड, और WHO। ये सारे ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड लेवल पर डिफरेंट डिफरेंट स्फीयर्स के अंदर काम करते हैं। कोई हेल्थ के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई फाइनेंशियल लोन के लिए, कोई पीस के लिए, कोई कॉपरेशन के लिए, कोई क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए, कोई बच्चों के लिए। एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्शल प्लान। बेसिकली मार्शल प्लान था क्या? मार्शल प्लान अमेरिका के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, जिनका नाम था सर जॉर्ज मार्शल, उन्होंने बनाया, जिसके अंदर इन्होंने बात रखी कि यूरोप के देशों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है बिकॉज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एक प्लान बनाया विच इज़ नोन एज मार्शल प्लान टू प्रोवाइड देम फाइनेंशियल एड। यूरोप के देशों को क्या दी जाएगी? फाइनेंशियल एड दी जाएगी। दैट इज नोन एज मार्शल प्लान। अब ये हुआ क्यों? इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ यूरोप, यूरोप अपनी इकोनॉमी को रिकंस्ट्रक्ट कर सके। प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म, देखिए उस समय वर्ल्ड में दो आइडियोलॉजीज चलती थी, कम्युनलिज्म या कैपिटलिज्म। तो यहाँ पर कैपिटलिज्म फैले, कम्युनलिज्म ना फैले, इस रीजन में उन तक पैसे पहुंचाए गए। वहां पर ट्रेड और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए, और US के इन्फ्लुएंस को यूरोपियन कंट्रीज के अंदर स्ट्रेंथन करने के लिए कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर पड़ता रहे। दैट्स व्हाई मार्शल प्लान एग्जीक्यूटेड बाय द जॉर्ज मार्शल, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ अमेरिका। ये कार्टून, ये जो पिक्चर है, ये इसी के ऊपर है। अगर आप ऑब्जर्व करते हैं, ये नीचे लग गई है गलती से। एड टू ग्रीस एंड टर्की, US पैसे पहुंचा रहा है। न्यू अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, अमेरिका की नई विदेश नीति। ये ऊपर का कार्टून है, पिक्चर है नीचे। इवेल्युएट इंडियाज रोल इन आसियान, बेसिकली जब आसियान बना तो इंडिया ने कुछ खास ज्यादा भाव नहीं दिया, इंडिया ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था आसियान की तरफ। बट एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जब आसियान की ग्रोथ होने लगी, आसियान धीरे धीरे डेवलप होने लगा, तो इंडिया ने भी अपने इनिशिएटिव करने शुरू करे, जैसे कि लुक ईस्ट पॉलिसी। एक पॉलिसी लेकर आता है इंडिया विच इज लुक ईस्ट पॉलिसी। इंडिया स्ट्रेंथन्ड रिलेशन विद आसियान, लुक ईस्ट, ईस्ट की तरफ देखो। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एशिया के साउथ ईस्ट देशों का ये ग्रुप है, तो लुक ईस्ट पॉलिसी में उसकी तरफ रिलेशन बनाने की बात करी गई। इकोनॉमिक कॉपरेशन, आर्थिक स्तर पर कॉपरेट करने की बात करी गई। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, आपस में साझेदारी को बढ़ावा दिया गया जिससे कि कॉपरेशन बढ़े। मैरिटाइम सेफ्टी हो सकता है, रीजनल स्टेबिलिटी होता है, सिक्योरिटी है, इन क्षेत्र में काम करने की बात करी गई। कल्चरल एंड कनेक्टिविटी लिंक्स, कल्चरली कनेक्शन बनाया जाए, एक दूसरे देशों के साथ कल्चरल एक्सचेंज करे जाए। इन सारी चीजों को देखते हुए इंडिया और आसियान ने अपने रिलेशंस को थोड़ा ठीक करा।
व्हाट डज द सर्कल शोन इन द आशियान फ्लैग? ये आशियान का फ्लैग है जिसके अंदर ये सर्कल है। ये सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? यूनिटी ऑफ आशियान कंट्री, आशियान के सदस्य देशों के बीच यूनिटी को, स्टेबिलिटी एंड हार्मनी को, शेयर्ड आइडेंटिटी, एक ही रीजन के अंदर रहते हैं। बेसिकली आशियान क्या है? एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते यहाँ पर लगभग एक जैसी आपको आइडेंटिटी देखने को मिलती है। तो आइडेंटिटी को दिखाता है यहाँ पर रीजनल कॉपरेशन के लिए इस सर्कल को यहाँ बनाया गया है। Which four common symbols make the European Union look like a nation? देखिए यूरोपियन यूनियन क्या था? बेसिकली इट वाज ए रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, एक क्षेत्रीय संगठन हुआ करता था। लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर वो एक नेशन स्टेट की तरह बन गया। इसके पीछे रीजन क्या है? कॉमन फ्लैग। यूरोपियन यूनियन का एक कॉमन फ्लैग था, एक समान झंडा था। 12 के 12 जो देश हैं इसके अंदर वो सेम झंडे को फॉलो करते हैं, डेट इज ब्लू बेस, और 12 गोल्डन स्टार्स इसके अंदर बनाए हैं। कॉमन एंथम, इन सबकी एक राष्ट्रगान समान है, एक जैसा है। कॉमन करेंसी, एक ही करेंसी यूज कर रहे हैं 12 के 12 देश, जो है यूरो। कॉमन पासपोर्ट, और यूरोपियन यूनियन वीजा फ्री मूवमेंट अलाउ करता है। बेसिकली यूरोपियन यूनियन के लोग एक दूसरे के देश के अंदर बिना वीजा के जा सकते हैं। तो ये एक देश के बारे में दिखाता है कि जो यूरोपियन यूनियन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था वो अब एक देश बन चुका है। एक्सप्लेन एनी टू स्टेप टेकन बाय यूनाइटेड स्टेट। अमेरिका ने वो कौन से 2 स्टेप्स लिए जिससे यूरोपियन स्टेट्स को वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद इंटीग्रेट करा जाए? तो जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था, मार्शल प्लान, यूरोपियन कॉपरेशन को सपोर्ट करना, नाटो बनाया गया। नाटो की फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इससे यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को भी इंक्लूड करा गया कॉपरेशन करने के लिए। प्रमोट ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल भी यहाँ पर बनाई गई बाय द हेल्प ऑफ मार्शल प्लान या फाइनेंशियल एड फ्रॉम अमेरिका। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द यूरोपियन यूनियन एज द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपियन यूनियन एक मोस्ट प्रोमिनेंट यानी सबसे बढ़िया रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था, सबसे ज्यादा डेवलप्ड कह लो, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कह लो। इस चीज को प्रूव कीजिए। फर्स्ट, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ। यूरोपियन यूनियन की जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है उस समय दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी के तौर पर कंसिडर करा जाता है। इवन जो यूरोपियन यूनियन की मुद्रा थी विच वाज यूरो, वो लगभग डॉलर के बराबर, डॉलर को सरपास करने की लिमिट पे आ चुकी थी। तो वो इकोनॉमिकली बहुत मजबूत है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यूरोपियन यूनियन का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है। ग्लोबल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल नेगोशिएशन, यानी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर यूरोपियन यूनियन कोई बात कर रहा है, कोई बात रख रहा है, उस बात को तवज्जो दी जाती है, उस बात को सुना जाता है, समझा जाता है। कॉमन इंस्टीट्यूशंस, द यूरोपियन यूनियन हैज इंस्टीट्यूशंस लाइक यूरोपियन पार्लियामेंट एंड यूरोपियन कमीशन। यूरोपियन यूनियन के आपस में ही पार्लियामेंट है, अपनी एक नियम कानूनों को 12 देशों के अंदर चलाने के लिए। तो ये किसकी इन्फ्लुएंस ही देखने को मिलती है हमें। पीस एंड स्टेबिलिटी, वर्ल्ड लेवल पर भी पीस एंड स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश करी है, इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाया। दैट्स व्हाई यू कैन से दैट यूरोपियन यूनियन इज एन इंटरनेशनल इन्फ्लुएंशियल ऑर्गेनाइजेशन। यूरोपियन यूनियन एक इकोनॉमिक यूनियन से क्या बन गया? नेशन स्टेट बन गया। ये हमने ऊपर ही पढ़ा था। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, पूरे देश का पूरे एक यूरोपियन यूनियन का इंटरनेशनल इंटीग्रेशन इन्होंने करा दिया है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर शुरू करे गए हैं आपस में, जैसे कि पार्लियामेंट है इनकी, इनका अपना एक कमीशन है, जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में करा। कॉमन पॉलिसीज है इनकी, ट्रेड को लेकर, एनवायरमेंट कंजर्वेशन को लेकर, एग्रीकल्चर बूस्ट करने को लेकर, रीजनल डेवलपमेंट को लेकर। दे यूज कॉमन पॉलिसी, इवन दे ऑल्सो हैव कॉमन फॉरेन पॉलिसी। इनकी अपनी एक कॉमन फॉरेन पॉलिसी भी है कि अगर हम किसी देश से रिश्ता रख रहे हैं तो सारे रखेंगे, और नहीं रख रहे तो कोई भी नहीं रखेगा। शेयर्ड आइडेंटिटी, एक जैसी पहचान है, फ्लैग हो गया, पासपोर्ट हो गया, करेंसी हो गई, इस टाइप की चीजें। चाइना ने 1970s के टाइम पे कौन से डिसीजन लिए जिसके चलते हुए चाइना एक सुपर पावर कंसिडर हो गया? ये चाइना का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो काफी अच्छा हो गया। ओपन डोर पॉलिसी, चाइना ने एक पॉलिसी अपनाई विच इज नोन एज ओपन डोर पॉलिसी। बेसिकली चाइना ने अपनी इकोनॉमी के गेट खोल दिए, आइसोलेशन एंड कर दिया, ताकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कराया जा सके, फॉरेन ट्रेड को बढ़ाया जा सके। इस चीज के लिए चाइना के द्वारा ये काम करा गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करे, सोशलिज्म से वो मार्केट ओरिएंटेड यानी अल्टीमेटली प्राइवेटाइजेशन की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होना शुरू कर दिया। मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम,
4 सेक्टर्स के अंदर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर मॉडर्नाइजेशन यानी मशीनीकरण का इस्तेमाल करा, फास्ट पेस डेवलपमेंट की तरफ यहाँ ध्यान दिया गया, इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन यहाँ पर करना शुरू करा, ओपन मार्केट के थ्रू कह लो, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के थ्रू कह लो, ये सारे काम चाइना शुरू कर देता है। बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आशियान वे? आशियान वे का मतलब होता है नॉन इंटरफेरेंस, कंसल्टेशन, कंसेंसस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगर हम हिंदी में बात करें, अनौपचारिक, टकराव रहित, मेल मिलाप की नीति को ही आशियान वे कहा जाता है। आशियान के कुछ पिलर्स के बारे में बताना है, 3 पिलर्स थे और उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना है। एंड ऑल्सो टू वी हैव टू टॉक अबाउट आशियन विजन 2020। देयर इज अ डॉक्यूमेंट विच इज नोन एज आशियन विजन 2020, उसके बारे में आपको बताना है। प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल कॉपरेशन, इसके अंदर पीसफुल कॉपरेशन की बात रखी गई है। नाउ व्हाट इज पिलर्स ऑफ आशियन कम्युनिटी? 3 पिलर है, पॉलिटिकल सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी, सोशो कल्चर कम्युनिटी। ये पॉलिटिकल लेवल पर सिक्योरिटी के ऊपर काम करने वाली कम्युनिटी है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर काम करने वाली कम्युनिटी है, एंड ये सोशो कल्चर डेवलपमेंट के ऊपर काम करने वाली कम्युनिटी है। ऑब्जेक्टिव ऑफ आशियान, आशियान के ऑब्जेक्टिव क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ अपने रीजन में बढ़ाना, शांति को बढ़ाना, रीजनल कोऑपरेशन को साथ लेकर चलना और स्टेबिलिटी करना। व्हाट इज आशियान विजन डॉक्यूमेंट 2020? आशियान विजन डॉक्यूमेंट 2020 ये पीसफुल, स्टेबल एंड प्रॉस्पेरस साउथ ईस्टर्न एशियन कम्युनिटी को 2020 तक बनाने की कोशिश का एम लेकर चलता है। कंपोनेंट ऑफ आशियन विजन 2020, आशियन विजन डॉक्यूमेंट 2020 में क्या बातें रखी गई? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करना, सोशल डेवलपमेंट को लेकर चलना, कल्चरल कॉपरेशन को साथ लेकर चलना एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर चलना। तो बेसिकली इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल सारे स्फीयर्स को साथ लेकर चलेंगे तो आशियान का डेवलप होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे अमंग द मेंबर कंट्री, और इंटरनेशनल लेवल पर भी आशियान बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएगा। चाइना में भी द नेक्स्ट सुपर पावर इन द वर्ल्ड, चाइना नई सुपर पावर हो सकती है, इस चीज के बारे में प्रूफ कीजिए। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, बहुत अच्छे लेवल पर चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है जब से चाइना ने सीज अपनाया है, ओपन डोर पॉलिसी अपनाई है, मॉडर्नाइजेशन अपनाया है, इन सारी चीजों के चलते हुए। मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की बहुत सारी चीजें चाइना के अंदर बनाई जाती है, चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के तौर पर जाना जाता है। लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, बहुत ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है तो चाइना के पास लार्ज फॉरेन एक्सचेंज है, दूसरे देशों की करेंसी है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है चाइना, टेक्नोलॉजी में, स्पेस रिसर्च में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। एक्सपेंडिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस, ग्लोबल इन्फ्लुएंस को चाइना बहुत ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। चाइना प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द ग्लोबल इंस्टीट्यूशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। मिलिट्री स्ट्रेंथ, चाइना इज स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री पावर मेकिंग इट एन इंपॉर्टेंट ग्लोबल पावर। किसी भी देश को आप सुपर पावर कह सकते हो उसकी इकोनॉमी के बेसिस के ऊपर, पॉपुलेशन, मार्केट, जीडीपी, है ना, मिलिट्री, वो सारे काम चाइना कर चुका है। चाइनीज इकोनॉमी का डेवलपमेंट, ऊपर हमने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी पढ़ लिया, तो ओपन डोर पॉलिसी अपनाना, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज। बट बेसिकली सेज क्या होता है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कुछ ऐसे एरिया बना देना जिसमें अगर आप ट्रेड करने के लिए आते हैं तो आपको थोड़ा सा कंसेशन दिया जाता है, आपके ऊपर लगने वाले टैक्सेशन को रिड्यूस कर दिया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। चीप एंड स्किल्ड लेबर, चीप लेबर है चाइना के अंदर जो बहुत अच्छा सा प्रोडक्शन करती है और स्किल्ड भी है वो। एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, चाइना जो है वो ग्रोथ कैसे करता है? अपना माल दूसरे देशों के अंदर बेचकर, तो चाइना एक्सपोर्ट बेस्ड काफी ग्रोथ करता है। गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है और प्लान तरीके से काम करती है। सपोर्ट विद आर्ग्यूमेंट दैट साउथ कोरिया इज एमर्जिंग एज अ न्यू अल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर। साउथ कोरिया को आप एक न्यू सुपर पावर कैसे कह सकते हो या न्यू सेंटर ऑफ पावर कह सकते हो? रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साउथ कोरिया भी अब इकोनॉमिकली बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है, ये भी टेक्नोलॉजिकल, ये लिखा है एक्सपेंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल लेवल पर काम कर रहा है, विच इज अल्टीमेटली लीडिंग टू देयर ग्रोथ, मेकिंग देम अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस, इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर काम करता है, ऑटोमोबाइल के ऊपर काम कर रहा है, डिजिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस है। कंपनीज लाइक सैमसंग, ह्यूंडई डोमिनेट द ग्लोबल मार्केट। कल्चरल इन्फ्लुएंस, साउथ कोरियन कल्चर लाइक के पॉप, के ड्रामा आपने सुना होगा, फिल्म, ड्रामाज हैज बीन ग्लोबली पॉपुलर, ये बहुत ज्यादा ग्लोबली पॉपुलर है, इस चक्कर में जो अपना साउथ कोरिया वो डेवलप होता जा रहा है। स्ट्रेटेजिक इंटरनेशनल रिलेशन, बहुत अच्छे अच्छे इसके इंटरनेशनल रिलेशनशिप है पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो इससे भी इसको इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड अदर तरीके की स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ भी मिलती है। Rise in global economy, South Korea is among the largest trading nation and plays a key role in global supply chain. एक ट्रेडिंग नेशन के तौर पर ये जाना जाता है और ग्लोबल सप्लाई चेन में इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। सैमसंग इसका सबसे ज़्यादा इजी और बेसिक एग्जांपल है जो आप समझ सकते हैं।
अगर आप यहाँ तक आए हैं तो आप इस हेडिंग बताइए कि इंडिया को आप एक न्यू सेंटर ऑफ पावर कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं प्रेजेंट में।